नमस्कार। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए संचालित 500 प्रश्नों की इस बृहद श्रृंखला में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की कक्षा। ये हम लोगों की 16वीं कक्षा होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। प्रश्न संख्या 376 हम लोगों का है कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य या सूफी साहित्य। तो सही उत्तर इसका होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा कि संत काव्य धारा को ही निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा की बात किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह नाम दिया। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको जो है निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। इसमें जो भी साहित्य की रचना हुई, इसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य का नाम दिया। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार इसको केवल संत काव्य कहा गया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसको केवल संत काव्य के नाम से संबोधित करते थे। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य था। और जब ये हम देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के संबोधन के अनुसार, तो हमारा उत्तर सी सही होता है। और इस शाखा के प्रवर्तक कवियों के बारे में हम लोग जान लें तो प्रवर्तक कवि कबीर दास, और इसके अलावा संत रविदास के बारे में हम लोग जानते हैं। गुरु नानक देव, नामदेव, दादू दयाल, सुंदर दास, मलूक दास, ये ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब यहाँ पर कारक और विभक्ति चिन्हों की हम लोग बात किए हैं कि करण कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण या अपादान कारक। तो बात ये आती है कि अधिकरण कारक के बारे में हम लोग जान ले। उत्तर सी हम लोगों का है। अधिकरण कारक के बारे में हम लोग जानेंगे कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं, लेकिन शब्द के जिस रूप से क्रिया के संपन्न होने का साधन हमें ज्ञात हो वह कौन सा होता है? वो करण कारक होता है। संबंधों की बात जहां होती है वो संबंध कारक होता है, और अलगाव की बात जहां होती है वहां अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर तोता किस पर बैठा है? डाल पर बैठा है, और यह क्रिया का आधार है। बैठने का आधार क्या है? डाल है, और डाल के ऊपर बैठ रहा है। तो जब क्रिया का आधार हमें स्पष्ट हो रहा है तो हमारा कारक कौन सा होगा? अधिकरण कारक होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है?
दिनकर जी, अज्ञेय, पंत या सुरेंद्र वर्मा। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उत्तर तो हमारा डी सही है। थोड़ा सा ज्ञानपीठ की हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर, हल्की सी, बहुत समय नहीं लगे, बहुत समय आपका नहीं लेंगे इसमें, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं में से किसी एक सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए प्रदान किया जाता है। और डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा को यह पुरस्कार नहीं मिला और हिंदी साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि थे छायावाद के प्रवर्तक कवि सुमित्रानंदन पंत प्रसाद निराला वर्मा। ये हम लोग बात करते हैं, छायावाद के कवि रहे। और इनको यह पुरस्कार 1968 में किसके लिए मिला? चिदम्बरा के लिए मिला। दिनकर जी को 1972 में इनकी रचना है उर्वशी, उसके लिए मिला। और 1978 में अज्ञेय को नावों में कितनी बार के लिए मिला? 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए, 1992 में नरेश मेहता को, और 1999 में निर्मल वर्मा को, और 2005 में कुंवर नारायण को, 2009 में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को इनकी एक रचना है राग दरबारी को संयुक्त रूप से मिला। और 2013 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस के लिए तथा 2017 में कृष्ण सोबती को हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह ज्ञानपीठ में जो हिंदी के कवियों को मिला है उनकी चर्चा होगी। और 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को प्रदान किया गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खड़ी बोली कहाँ नहीं बोली जाती है? मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और आगरा। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लें कि आगरा में खड़ी बोली नहीं बोली जाती, बल्कि आगरा में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। तो खड़ी बोली का क्षेत्र हम लोग जान लें, कौन कौन सा क्षेत्र है खड़ी बोली का। तो खड़ी बोली मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, ध्यान से देखते चलिए, अंबाला, कलसिया और पटियाला के पूर्वी भाग, रामपुर और मुरादाबाद, बांगरू, जाटकी या हरियाणवी एक प्रकार से पंजाबी और राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली ही है। यानी कि ये तो मुख्य क्षेत्र हो गए। अब बात जैसे ही आगे हम लोग करते हैं कि बांगरू, जाटकी या हरियाणवी, ये भी एक प्रकार से पंजाबी और राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली ही है। और इनका प्रसार कहाँ कहाँ है? तो दिल्ली, करनाल, रोहतक, हिसार और पटियाला, नाभाजिंद के ग्रामीण क्षेत्रों में यह भाषा बोली जाती है। और खड़ी बोली क्षेत्र के पूर्व में, खड़ी बोली क्षेत्र के जो पूर्वी भाग में स्थित है वहाँ ब्रज भाषा, दक्षिण पूर्व में मेवाती, दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी राजस्थान और पश्चिम में पूर्वी पंजाबी और उत्तर में पहाड़ी बोलियों का क्षेत्र है। किसके? अब खड़ी बोली का जब क्षेत्र हम लोगों को स्पष्ट हो गया तो खड़ी बोली क्षेत्र के पूर्व में कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। दक्षिण पूर्व में कौन सी भाषा? मेवाती। दक्षिण पश्चिम में कौन सी भाषा? तो पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिम में पूर्वी पंजाबी और उत्तर में पहाड़ी बोली का ये क्षेत्र है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी, बघेली, बुंदेली या भोजपुरी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से बुंदेली बोली का विकास नहीं हुआ है, बल्कि इसका विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। और अन्य का विकास, अन्य जितने भी विकल्प थे उनका विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी से हुआ है। अब बात हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा अपभ्रंश के बारे में, या इसके विकास क्रम के बारे में हम लोग बात कर ले। तो आधुनिक हिंदी के विकास क्रम की बात हम लोग करते हैं। तो अपभ्रंश जो है आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और किसकी भाषा थी? साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा अपभ्रंश ही थी। और इसका समय क्या था? तो लगभग 6ठी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक ये इसके उत्कर्ष का काल रहा अपभ्रंश के। और भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के, जैसे इसके परिवार की हम लोग बात करते हैं तो आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है संस्कृत से लगा हुआ है। यह उसी परिवार की सदस्य है, उसी से इसका विकास हुआ। और जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है, यानी जो प्राकृत थी और आधुनिक हिंदी जो बोली जाती है, इसके बीच की कड़ी कौन सी है? अपभ्रंश है। और इस अर्धमागधी प्राचीन काल में मगध की भाषा थी। मगध का क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा और सोन नदियों के बीच का ये जो दोआब क्षेत्र है इसको मगध क्षेत्र बोला जाता था। यह 16 महाजनपद के बारे में आप पढ़े हैं। तो प्रॉपर मगध का जो एरिया था, राजा बिंबिसार का, अजातशत्रु का,
ये राजगीर का क्षेत्र, यानी ये तो मगध की राजधानी थी, लेकिन ये पूरा का पूरा मगध क्षेत्र जो है यहाँ पर ये अर्ध मागधी इसी मगध की भाषा थी। मागधी और सौरसेनी प्राकृतों का वह मिश्रित रूप है जो कौशल में प्रचलित था। यानी मागधी और सौरसेनी दोनों मिला करके ये मिश्रित भाषा किसमें बोली जाती थी? कौशल में बोली जाती थी। और अर्ध मागधी की स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा करें तो यह पता चलता है कि यह मागधी और सौरसेनी के बीच, सौरसेनी प्राकृत के बीच की है। मानी न तो यह पूरी तरह मागधी है, न तो सौरसेनी प्राकृत है, यह दोनों के बीच की भाषा है, इसलिए इसमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ तक समझ लिए हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भाषा की मूल इकाई है। भाषा की मूल इकाई अक्षर है, संकेत है, ध्वनि है या वर्णमाला है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाषा की मूल इकाई ध्वनि है और ध्वनियों के आधार पर ही प्रतीकों को गढ़ा गया। अक्षर यानी यहाँ हम क लिखते हैं तो ये पूर्ण है, और इसका जब हम विन्यास करते हैं, वर्ण विन्यास, तो इसमें इसके खंड हो सकते हैं। ये खंड होता है, स्वर इसमें से अलग हो जाता है, तो यहाँ हलंत का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भाषा की जो मूल इकाई है, भाषा ध्वन्यार्थक होती है ना, ध्वन्यात्मक होती है। तो यहाँ पर जब ध्वनियों की हम बात करते हैं तो भाषा की जो मूल इकाई है वह ध्वनि है, और पूर्ण सार्थक इकाई, इसका जो पूर्ण सार्थक इकाई की हम बात करते हैं, ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य। तो यहाँ जो पूर्ण सार्थक इकाई है वो क्या है? वाक्य है। और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होगी, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होगा, पदबंध से छोटी इकाई पद होगा, पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होता है। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है। तो ये बिल्कुल आसान है, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। ट वर्ग को जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो ये सी है यानी ध है, यह त वर्ग का है, ट वर्ग का नहीं है। यहाँ पर वर्गीय व्यंजन को हम लोग देख रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ जो कोष्ठक में एक चिन्ह दिया गया है, यह पूछ रहा है कि यह किसका चिन्ह है। तो निश्चित रूप से बड़ा आसान प्रश्न है ये, और इसका उत्तर डी हो गया, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। अब यहाँ पर प्रथम दृष्टया इस शब्द को जैसे ही हम देखते हैं हमें पता चलता है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है। और वो गड़बड़ी क्या है? यहाँ पर मात्रा दोष है या ये किस तरीके की अशुद्धि है? तो यहाँ पर वर्ण संबंधित अशुद्धि है, यानी वर्तनी अशुद्धि है, और वर्तनी में वर्ण संबंधित अशुद्धि है, मात्रा का दोष नहीं है। तो यहाँ जब हम देखते हैं तो ये सही उत्तर हमारा सी होगा। उच्छृंखलता होता है, न कि उच्छृंखलता होता है। च के साथ छ संयुक्त होता है, च के साथ स्र संयुक्त नहीं होता। अब थोड़ा सा वर्तनी शुद्धि के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ अशुद्ध शब्द हैं और यहाँ पर शुद्ध शब्द हैं। वयो प्राप्त नहीं होता, वयः प्राप्त होता है, यहाँ विसर्ग लगेगा। विषाद की जगह पे यहाँ दंत स की जगह पे मूर्धन्य स का प्रयोग होना चाहिए। विच्छेद नहीं होता, च छ संयुक्त होगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यदि ये कावेरी है, लेकिन एक प्रश्न और मेरी तरफ से कि यदि ये नदी होता तो ये नदी किस तरीके की संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? ऐसे ही कावेरी शब्द का भेद क्या होगा? जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? तो निश्चित रूप से इसका जो उत्तर है वह ए होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अनुसार जिस संज्ञा शब्द में या जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दीमशित्स के अनुसार हम लोग देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं। नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्वतों के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, ये किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। समुद्र के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। दिन या महीनों के नाम, पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम। तो इस तरीके से दीमशित्स ने व्यक्तिवाचक संज्ञा की एक व्यापक व्याख्या
दिया हुआ है। उस व्याख्या को देखने के बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? अब प्रश्न क्या है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। अब यहां मतलब जो हम लोग हमारा आपका कन्वर्सेशन चल रहा है, इसमें कमेंट में सभी उत्तर देने वाले को पुरस्कार कहां से मिल सकता है? हम कैसे पुरस्कार दे पाएंगे? ऐसी बात नहीं है। यदि आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं तो आपको पुरस्कृत करने के लिए सरकार बैठी है लेखपाल बना करके, वो आपको पुरस्कृत निश्चित रूप से करेगी। ठीक, तो सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। इसमें संज्ञा पदबंध क्या है? पुरस्कार मिलेगा या सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों या सभी प्रश्नों के उत्तर या बच्चों को? तो इसका सही आंसर जब हम लोग देखते हैं तो बी आता है, और बी के अनुसार सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों ये संज्ञा पदबंध में आएंगे। संज्ञा पदबंध के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लिया जाए कि कैसे होगा। तो वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाएगा। और यह पूरा का पूरा पदबंध किसका कार्य कर रहा है? यह पूरा का पूरा पदबंध संज्ञा का कार्य कर रहा है। दूसरे शब्दों में इसको समझ लिया जाए कि पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो, उसी संज्ञा शब्द पर आश्रित हो, तो क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अतः यहां हम देखते हैं कि सभी प्रश्नों के अब इसके बाद ये जो पूरा का पूरा पद है ये किस पर निर्भर करता है? इसी पर। तो अब यहां तक हमारा पदबंध जाएगा कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों, यहां तक ये हमारा पूरा का पूरा संज्ञा पदबंध में आएगा। जैसे 4 ताकतवर मजदूर, राम ने लंका के राजा रावण, तो इस तरीके से यहां जब हम देखते हैं ऑप्शन, तो जो भी लाल रंग से रंगा हुआ है यह संज्ञा पदबंध में आएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। महान का उत्तरावस्था क्या होगा? महान एक मूल शब्द है, मूलावस्था में है। इसकी उत्तरावस्था क्या होगी? और एक प्रश्न मेरी तरफ से कि इसकी उत्तमावस्था क्या होगा? उत्तमावस्था पर भी चर्चा कर लिया जाए तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो उत्तरावस्था है, उत्तरावस्था इसका महत्तर होगा, यानी, और इसका उत्तमावस्था क्या होगा? वो महत्तम होगा। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ये क्या होता है, मूलावस्था क्या होती है, उत्तरावस्था क्या होती है या उत्तमावस्था क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लें। इसमें किसी की तुलना नहीं होती, बल्कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता बताई जाती है। यह मूलावस्था कहलाता है कि आपकी जो विशेषता है उसको बताइए। लेकिन जैसे ही उत्तरावस्था की बात करते हैं तो आपकी मूल अवस्था से इसकी तुलना की जाती है, यानी कि दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की विशेषताओं की आपस में तुलना की जाती है। और इस तुलना, जैसे चीता शेर से तीव्र दौड़ता है, और उत्तमावस्था क्या करती है? इसमें बहुत से लोगों अथवा वस्तुओं की तुलना करके उन सब में एक को जब सबसे अच्छा या सबसे बुरा माना जाता है तो क्या होता है? उत्तमावस्था होती है। जैसे ऐश्वर्या सबसे सुंदर अभिनेत्री है, ऐश्वर्या सबसे सुंदर अभिनेत्री है, तो यहां पर कई लोगों की तुलना होती है। उत्तमावस्था में 2 लोगों की तुलना होती है, ठीक, और मूलावस्था में किसी से तुलना नहीं होती, यह अपने मूल रूप में ही रहता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। विशेषण क्या है? ऐतिहासिक, आश्वासन, उपासना या अपेक्षा। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है, इतिहास से, इतिहास विशेष से, और इससे विशेषण शब्द क्या निर्मित होता है? ऐतिहासिक होता है। उपासना का विशेषण उपास्य होगा, आश्वासन का आश्वस्त, अपेक्षा का अपेक्षित। तो उपासना, आश्वासन और अपेक्षा ये क्या हो गए? ये विशेष से हो गए, लेकिन ऐतिहासिक शब्द जो था यह विशेषण था। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, ये फूल सुंदर हैं, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना। अब बात समझिए, यहां तो सीधे सीधे यह मत का प्रयोग हो रहा है, तो यहां तो निषेध हो रहा है। अब बात यह कहा जा रहा है कि क्रिया विशेषण की पहचान करिए। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्रिया विशेषण के रूप में जानते हैं। तो यहाँ जो घर पहुंचने वाली बात है यह एक क्रिया है, और इसकी विशेषता क्या है कि रोते रोते घर पहुंचना, यानी रोते रोते घर पहुंचना। और यहाँ पर फूल सुंदर है, तो इस फूल की विशेषता सुंदर है, और कल में यहाँ नकारात्मक है। इसका मतलब कि हमें उत्तर
इन्हीं दोनों में से एक का चुनना होगा। अब चूंकि प्रश्न हमारा है कि क्रिया विशेषण क्या होगा, तो क्रिया की विशेषता सी में बताई गई थी कि लड़का रोते रोते घर पहुंचा है, अतः उत्तर हमारा सी होगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कभी कभी एक, ये जो कभी कभी शब्द दिया हुआ है, ये कभी कभी क्या है कि कभी कभी के बारे में हम लोग से पूछ रहा है कि ये कौन सा विशेषण है। कभी कभी एक ये क्रिया विशेषण है तो कौन सा है, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या कालवाचक। तो जैसे ही हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये कभी कभी कालवाचक आ जाता है। कालवाचक के बारे में समझे हम लोग, इससे पहले क्रिया विशेषण के अन्य प्रकार के बारे में जान लें। तो क्रिया विशेषण को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, प्रयोग के अनुसार, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। रूप के अनुसार हम लोग बात करेंगे तो मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण आता है। ऐसे ही अर्थ के अनुसार हम लोग बात करेंगे तो परिमाणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, गुणवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निषेधवाचक और कारणवाचक। तो ये प्रयोग के आधार पर या प्रयोग के अनुसार, रूप के अनुसार और अर्थ के अनुसार ये क्रिया विशेषण के प्रकार हैं। और इस प्रकार का हम विशिष्ट अध्ययन करते हैं तो अर्थ के अनुसार कालवाचक, यानी कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता पता चलती है उसको तो हम क्रिया विशेषण कहते ही हैं, लेकिन क्रिया विशेषण के जिन शब्दों से समय का पता चले, काल का पता चले, उसे हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात कभी कभी हमारा क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में हम लोग जान रहे हैं, इसका सही उत्तर होगा सी, और बुढ़ापा जो है पुल्लिंग शब्द होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गौ से, यहां एक शब्द दिया हुआ है गौ, इस गौ का बहुवचन क्या होगा? पूछ रहा है कि गौ का बहुवचन क्या होगा। तो इसके बारे में हम लोग जान लें। सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? क्या गौआओं से होगा, गायों से, या गौ से, या गौओं से? अब देखिए यहां गाय रहता तब तो गाय हम लोग लिखते, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। अब बात आती है कि सी होगा कि डी होगा। यदि गाय रहता तो गाय का सामान्य बहुवचन तो गायों से हो जाता, लेकिन यहां गौ है तो सामान्य बहुवचन हमारा क्या होगा, गौओं से, अर्थात विकल्प डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? मैंने सामान नहीं रखा था। अब देखिए, एक तो भूतकाल, संदिग्ध का मतलब यह होता है कि क्रिया के समाप्त होने का पता ना चले, वो संदिग्ध हो, वहां संदिग्ध भूतकाल होगा। अब बात आती है मैंने सामान वहीं रखा था, यह स्पष्ट है कि सामान वहीं रखा था, यह स्पष्ट है। मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वही सामान रखा था। अब यहां पर संदिग्ध स्पष्ट हो रहा है कि मैंने सामान वहीं रखा होगा, यानी इसको खुद नहीं पता है कि वहीं रखा है कि नहीं रखा है, वहीं रखा होगा, मैंने सामान वहीं रखा होगा। तो संदिग्धता, कथन में संदिग्धता कहां स्पष्ट हो रही है? डी में। अर्थात इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर डी होगा। यह संदिग्ध भूतकाल कि मैंने सामान वहीं रखा होगा। अब थोड़ा सा परिभाषिक शब्दों में हम लोग इसको समझेंगे कि भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट होता है वहां संदिग्ध भूतकाल होगा। और इसमें संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है कि नहीं, मतलब इसमें भी संदेह है कि कार्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे तू गया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी, ये संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हम आंखों से देखते हैं। भाई ठीक है, आंखों से ही देखते हैं, तो इस वाक्य में आंखों से कौन सा कारक है? हम आंखों से देखते हैं, कर्ता कारक, करण कारक, संबंध कारक या कर्म कारक? उत्तर इसका हम लोग देखते हैं। तो यहां बात आती है कि इस वाक्य में करण कारक होगा। करण कारक कैसे होगा कि क्रिया के करने का जो साधन होता है वह, और इस साधन को स्पष्ट करने वाले कारक को ही करण कारक कहते हैं, यानी क्रिया का जो माध्यम बनता है। देखना एक क्रिया है और यह किसके, इसके देखने का साधन क्या है, माध्यम क्या है? तो आंखें हैं, यानी वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कारक कहलाता है। तो
उदाहरण क्या है? बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, पत्र को कलम से लिखा गया है, अमित सारी जानकारी पुस्तकों से ले रहा है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 395, निम्न वाक्य में से कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे में ठंडक पहुंचती है। बड़ा साधारण और बड़ा सूक्ष्म त्रुटि है। प्रथम दृष्टया आपको लगेगा कि त्रुटि तो कहीं नहीं। अब देखिए, इसका जो उत्तर हम लोग देखते हैं तो इसका उत्तर होगा डी। लगता है कि यहां पर जो इस की का प्रयोग हुआ है, यहां पर की का प्रयोग संयोजक के रूप में अर्थात योजक के रूप में होना चाहिए, और जब योजक के रूप में होगा तो क में हर्षीकार होना चाहिए न कि दीर्घीकार। अर्थात कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे में ठंडक पहुंचती है। तो हमारा उत्तर डी सही होगा। कुछ अशुद्ध और शुद्ध वाक्यों के बारे में हम लोग और जान ले। यहाँ शुद्ध वाक्य अधजल मटकी छलकत जाए, तो मटकी नहीं अधजल गगरी छलकत जाए। इसी तरीके से और भी अशुद्ध वाक्य हैं, उनके नीचे शुद्ध वाक्य दिए गए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? इसका सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर हम लोग ले लेते हैं। तो बघेली बोली का जो संबंध है वो पूर्वी हिंदी से, और पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी बोलियों का संबंध है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी से हुआ है। जबकि पहाड़ी हिंदी से गढ़वाली, कुमाऊनी तथा नेपाली का विकास हुआ, और पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेलखंडी बोलियों का विकास हुआ। इसको इस तरह से देखा जाए कि पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी हिंदी से गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, और पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेलखंडी बोलियों का विकास हुआ। ये स्पष्ट रूप से हम लोग समझ रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन नहीं है? तो जैसा कि अभी हम लोग बात किए थे, पश्चिमी हिंदी से ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी से निकली हुई है। लेकिन ये मगही जो है यह पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है। यह किसकी है? यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। और इसी के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि बिहारी हिंदी की और कौन कौन सी बोलियां हैं। तो मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका, नागपुरी इत्यादि बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। और भोजपुरी बोली क्या है कि भोजपुरी भाषाई परिवार के स्तर पर एक आर्य भाषा है। भोजपुरी जो है भाषा के परिवार की बात हम लोग करें तो यह आर्य भाषा है, और यह मुख्य रूप से पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो एक एरिया है यही बोली जाती है। और इसी के साथ साथ यह उत्तराखंड के क्षेत्र में भी बोली जाती है। और भोजपुरी को हिंदी की एक उपभाषा या बोली के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर हम लोग ये कर लें कि मैथिली भाषा के एक प्रसिद्ध कवि हुए, उनका नाम विद्यापति था। विद्यापति की कौन सी रचना है जो मैथिली में लिखी गई है? विद्यापति की कौन सी रचना है जिसका इन्होंने लेखन कार्य मैथिली में किया, या मैथिली भाषा में कौन सी विद्यापति की रचना है उसका नाम बताइए। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 398 प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी के अंतर्गत नहीं आती है? तो ये भोजपुरी, मैथिली, मगही ये बिहारी के अंतर्गत आती है, लेकिन ये बघेली जो है बिहारी के अंतर्गत नहीं आती है। अतः उत्तर डी हमारा सही है। और बघेली किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। थोड़ा सा उपभाषा और बोलियों की हम लोग बात कर लें, उससे पहले बघेली के बारे में हम लोग जान लें कि बघेली अवधी की एक शाखा है जो बघेलखंड क्षेत्र में बघेली नाम से प्रचलित है, और यह अवधी का ही दक्षिणी रूप है। अवधी की यह शाखा जो अवधी का दक्षिणी रूप है, और यह बघेली कहाँ प्रचलित है, कहाँ चर्चित है, कहाँ बोली जाती है? तो बघेलखंड के क्षेत्र में इसको बघेली के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ उपभाषा के और इसके साथ साथ जुड़ी हुई बोलियों की। तो राजस्थानी की जो बोलियां हैं वो मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और ढूंढाड़ी, ये ढूंढाड़ी यानी जयपुर का एरिया। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अयादि संधि क्या है? यहां पर अयादि संधि है अत धन योग तथा धन एव अप धन ज नौ धन एक।
थोड़ा सा अयादी संधि के बारे में हम लोग ये जान लें कि अयादी संधि क्या कहलाता है। तो अयादी संधि जब ए, ऐ, ओ अथवा औ के बाद ए, ऐ, ओ अथवा औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तब ए के स्थान पर अय हो जाएगा, अय होगा, ओ के स्थान पर अव होगा, अय के स्थान पर आय होगा और औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। यह स्थान परिवर्तन है। यानी कि ए के साथ कोई असमान स्वर आए तो ये क्या होगा, ओ होगा। अय के साथ असमान स्वर आए तो ये क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ये अय होगा। और अय के साथ आएगा तो आय हो जाएगा। ओ के साथ जब असमान स्वर आएगा तो अव हो जाएगा और औ के साथ असमान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि नौ यानी औ के साथ असमान स्वर क्या आया है, ई आया है। तो यहां पर हम लोग न धन ऐसे यदि हम लोग करें औ धन ई धन क, इस तरीके से हम लोग देखें तो इसको जब हम लोग मिलाएंगे, औ के बाद ई आया है यानी कि औ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो यह क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। अब यहां पर हमारा यह स्पष्ट हो रहा है कि न धन आव धन क। तो अब यहां पर न के साथ आ का जब मेल होगा तो यह क्या हो जाएगा, नाव, यही होगा ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहां पर अयादी संधि क्या होगा, हमारा नवधन एक यानी कि नाविक होगा। नवधन एक क्या होगा, नाविक हो जाएगा। शेष विकल्पों की संधि इसी प्रकार होगी जैसे उत धन योग उद्योग, यहां त के साथ यानी व्यंजन के साथ स्वर का समावेश होगा, अर्ध स्वर का, तो व्यंजन संधि हो जाएगा। आ के साथ ए जुड़ रहा है तो यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। यहाँ व्यंजन, दोनों व्यंजन का मेल हो रहा है, संधि हो रही है, तो अब यहाँ अप धन ज अब जो हो जाएगा और अब जो किस में आएगा, व्यंजन संधि में आएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है। यदि धन अपि, यद्य धन पि, य धन अपि या यद धन अपि। अब इसके बारे में हम लोग ये जान लें कि यदि धन अपि यह किस में आएगा, ये यण संधि आएगा। और यण संधि का सूत्र क्या है, इको यणचि। इको यणचि के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ और री के बाद कोई भी असवर्ण स्वर आता है यानी इनसे भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा ई के बदले य, उ अथवा उ के बदले व और री के बदले र हो जाता है और हो जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यदि धन अपि यानी ई के बाद असमान यानी भिन्न स्वर आया है तो यहां क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। अब द के साथ जब य संयुक्त होगा तो यहां क्या हो जाएगा, दे होगा। द के साथ य संयुक्त होगा तो यह दे हो जाएगा। तो यहां पर यदि धन अपि जो है ये यण संधि होगा और यह हो जाएगा यद्यपि। इसी तरह से प्रत्यय का संधि विच्छेद हम लोग देखते हैं। प्रतिधन अ, ई लघु ई और अ जुड़ रहा है, यह हो जा रहा है यण संधि। ऐसे प्रत्युत्तर, प्रत्येक, प्रत्युपकार और प्रत्यक्ष। इस तरह से आज की कक्षा हम लोगों की समाप्त होती है। फिर हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी।
तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की PDF रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें।